नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर जतिन शर्मा। स्टडी टिप्स के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहें। तो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये लेक्चर है जिसमें हम समझेंगे कि जो इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम है ना, उसका सल्यूशन क्या है। आपको देखिए, वैल्यू उस व्यक्ति की जिसके पास सल्यूशन है, जो हर चीज़ का समाधान दे सकता है। तो आज आपको आई विल टीच यू द सल्यूशंस फॉर वेरियस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इकोनॉमी। सो बड़ा ही आराम से, और डायग्राम भी है इसमें, तो इसके लिए डायग्राम की स्पेस मैंने छोड़ी है। सो वी विल learn how to get the solutions of various economic problems. So the topic number 5 is solutions of central problems in different economics. यानी क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्यूशंस मिलेंगे। सबसे पहले एक मार्केट इकोनॉमी होती है जिसमें एक प्रोड्यूसर जो है ना, मान लीजिए ये प्रोड्यूसर है, ये सोचता क्या है, ये सोचता है, जो हमने 3 बातें सोचनी है, जो बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग का मैंने एग्जांपल दिया था, वो सोच रहे हैं। ये सोचेगा व्हाट टू प्रोड्यूस, कि मैं क्या प्रोड्यूस करूं। वो प्रोड्यूस क्या करेगा, किस प्रकार से करेगा, हाउ टू प्रोड्यूस, किस प्रकार से करूं, लेबर या कैपिटल मशीनरी लगाऊं, ठीक है। तो फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये 3 चीजें ये सोचता है, ठीक है। तो ये मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, जहां पर प्रोड्यूसर ये डिसीजन लेने के लिए फ्री होता है कि वो कितनी आउटपुट करे। उस पे कोई गवर्नमेंट का या किसी और का कंट्रोल नहीं होता। मैं अगर चाहता हूं कि यार मैं कल को बिजनेस शुरू कर रहा हूं, मैं इस प्रकार से वाटर बॉटल्स बनाऊंगा, पानी को भरने वाली, पानी पीने के लिए जो बॉटल्स होती है ना, वो बनाऊंगा, तो मैं कितनी बनाऊं, ये डिसीजन मेरा होगा। इसमें प्राइस मैं डिसाइड करूंगा। प्राइस डिसाइड होगा डिमांड के हिसाब से, यानी सप्लाई और डिमांड ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे प्राइस को निर्धारित करने के लिए। मान लीजिए मैं उस जगह पर प्रोडक्शन कर रहा हूं जहां पर इस चीज की डिमांड है ही नहीं, तो मैं जितना मर्जी प्राइस रख लूं वो मेरे को नहीं पड़ते में पड़ेगा। अगर डिमांड है, मान लीजिए अब जैसे हम लुधियाना शहर में होजरी बहुत है, ठीक है, मैं स्वेटर पर मैन्युफैक्चर करूं तो डिमांड बहुत है। क्यों डिमांड कैसे है कि यहाँ पर आके लोग खरीदते हैं बाहर से आके, तो मेरे को डिमांड तो है, तो उसी के हिसाब से मैं सप्लाई भी करूंगा कि इतनी डिमांड है तो मैं सप्लाई इतने तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। तो इस डिमांड को कैटर करूंगा, क्योंकि डिमांड ज्यादा है तो प्राइस भी प्रॉपर मार्केट के हिसाब से मिलेगा। अगर डिमांड ही नहीं है तो प्राइस भी आपका कम ही होगा, क्योंकि आप कोशिश करेंगे कि बेच दिया जाए किसी ना किसी तरीके से। तो ऐसी इकोनॉमी जिसमें आप फ्री है, प्रोड्यूसर फ्री है प्राइस को निर्धारित करने के लिए, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो उस इकोनॉमी को क्या कहा जाता है, मार्केट इकोनॉमी। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था मार्केट इकोनॉमी का। अब इसी प्रकार से सेकंड इकोनॉमी होती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ये इकोनॉमी कौन सी है सर? अरे बच्चों, हर देश में गवर्नमेंट होती है, वो लोग जो देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए सरकारी नीतियां बनाते हैं। अब हमारे भारत में जैसे भारत सरकार या हर प्रोविंस, हर स्टेट की अपनी सरकार है, वो भी नीतियां बनाती है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इलेक्ट्रिसिटी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, उसकी प्रोडक्शन ट्रांसमिशन ज़्यादा हो, ठीक है, ताकि लोगों की डिमांड तो बहुत है, उस डिमांड को पूरा किया जा सके, सप्लाई पूरी हो, ठीक है, और प्राइस कम से कम हो, क्योंकि लोगों को इसकी ज़रूरत है। तो इसमें इस तरह की अर्थव्यवस्था के लिए सेंट्रली, यानी कि बड़े लेवल से सेंट्रली
प्लानिंग की जाती है। ठीक है बच्चों, यानी कि जो लोगों की जरूरत के लिए हो। पहले वाले में मार्केट इकोनॉमी में प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश में रहता है कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, मैक्सिमम उसके रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो। यहाँ पे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट की इच्छा क्या रहती है, उनकी सोच क्या रहती है कि सोशल वेलफेयर हो, लोगों की भलाई हो, लोगों को सही प्राइस पर सही गुड्स एंड सर्विसेज मिल सकें। तो ये होती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? तो अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रण, दोनों का मिश्रण, मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इसमें क्या है कि कुछ जगह पर आप जैसे मान लीजिए आप क्लॉथ बनाएं, आप स्टील बनाएं, कुछ बनाएं, इन पे कोई किसी प्रकार का गवर्नमेंट की कंट्रोलिंग नहीं है। आपके डिसाइड करना है आपको कि आप व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है जी, आप अपने हिसाब से निर्णय लेंगे, प्रोड्यूसर हैं, कि आपको क्या बनाना है। उसके हिसाब से मार्केट इकोनॉमी के हिसाब से कि मार्केट में उस चीज़ की कितनी डिमांड है, डिमांड अच्छी है तो प्राइस भी अच्छा होगा, डिमांड कम है तो प्राइस कम है। ठीक है जी, क्या उस प्राइस को भरने वाले लोग हैं कि दोज हु कैन पे द प्राइस विच यू आर डिमांडिंग। मान लीजिए आप पोर्श कार बना रहे हैं, ठीक है जी, या जैगुआर बना रहे हैं, तो आप उसको बेचना चाह रहे हैं किसी छोटी सिटी में या ऐसी स्टेट में जहां पर उसकी डिमांड नहीं है, तो वो आपका डिसीजन गलत हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स हमें यही चीजें सिखाती है कि हमें डिमांड और सप्लाई के हिसाब से काम करना है। आप सप्लाई वहां पे दे दें जहां पे डिमांड ही नहीं है तो आपका प्रोडक्ट पिट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मार्केट इकोनॉमी में। अब मिक्स्ड में कुछ ऐसे भी हैं जैसे रेलवेज हैं। अब गवर्नमेंट को क्या है कि सोशल वेलफेयर करना है, लोगों को सस्ता ट्रांसपोर्टेशन का संसाधन मिले। ठीक है जी, तो अगर रेल दूरी पर जाना है, किसी ने यहाँ से कन्याकुमारी जाना है या कोलकाता जाना है या बिहार जाना है, अलग अलग स्टेट्स में जाना है, तो अगर महंगा ट्रांसपोर्टेशन होगा तो लोगों के खर्चे बढ़ेंगे। ठीक है जी, उनकी आमदन तो उतनी है, उन आमदन में आना जाना सुविधाजनक नहीं रहेगा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की जाती है। तो भारत सरकार हर देश की वो उस चीज में स्वयं निर्णय लेती है, इसकी डिमांड इतनी है, सप्लाई इतनी करनी है, इसका प्राइस ये रहेगा। तो आपने अपने पॉलिटिशियन से पूछे कि सर इन चीजों की जो लोगों के सोशल वेलफेयर के लिए जरूरी है, लोगों की भलाई के लिए जरूरी है, उनकी प्रोडक्शन सरकार करे, कम प्राइसेस में करे, लोगों का खर्चा कम हो। तो ये आती है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, जब आप मैं बहुत खुश होऊंगा अगर मेरे कुछ बच्चे यूपीएससी की तैयारी करें और कोई दिक्कत अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन में आ रही हो तो मेरे को भी बताएं, तो मैं आपकी जितनी हो सकेगी मदद करूंगा। क्योंकि देश को जरूरत है अच्छे पढ़े लिखे स्टूडेंट्स की। किसी भी अर्थव्यवस्था की बैकबोन क्या होती है? स्टूडेंट्स, पढ़े लिखे स्टूडेंट्स। आप पढ़ें, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। तो हमने सॉल्यूशंस देख लिए कि मार्केट इकोनॉमी में कि प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्शन करेगा अपनी मर्जी के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से प्राइस निर्धारित करेगा, लोगों में डिमांड है तो सप्लाई भी हो जाएगी। सेंट्रली प्रोसेस्ड प्लान्ड इकोनॉमी है तो जहां पे सरकार गवर्नमेंट्स वगैरह देखती हैं, गवर्नमेंट्स वो चीज़ की प्रोडक्शन करेंगी जिनके लिए सोशल वेलफेयर की आवश्यकता है, तो उनके प्राइसेस कम रहे तो वो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के हिसाब से कर लेगी। मिक्स्ड इकोनॉमी जिनमें दोनों का मिश्रण है। तो ये तो हो गए हमारे सॉल्यूशंस की ये डिफरेंट इकोनॉमीज है तो उसमें क्या क्या सॉल्यूशंस। अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये कर्व कैसी होगी कि प्रोडक्शन की कितनी पॉसिबिलिटी है, उम्मीद कितनी है। अरे भाई कितनी प्रोडक्शन की जा सकती है बेटा, उसको क्या कहते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं। तो ये 2-3 नाम है इसके। अब क्या है, आपके पास रिसोर्सेज होते हैं। क्या होते हैं? रिसोर्सेज, संसाधन। ठीक है, जैसे मैंने बता रखा है कि पहले लेक्चर में आपके पास लैंड है, आप उसे एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं, फैक्ट्री के लिए यूज कर सकते हैं, घर बनाने के लिए अपना यूज कर सकते हैं या प्लेग्राउंड। तो आपके पास लेबर है,
तो आपने लेबर का एम्प्लॉयमेंट का किस प्रकार यूज करना है, ठीक है, कैपिटल पैसा कितना लगाना है। तो आपके पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हैं, तो हमें रिसोर्सेज का पूर्ण ध्यान रखना है, ठीक है। अब मान लीजिए आपके रिसोर्सेज पूरे एक लेवल के हैं कि आप ये डायग्राम से समझेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। अब बच्चों मेरे को कमेंट में लिख के बताना हॉरिजॉन्टल कहां पे है और वर्टिकल कहां पे है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कहां पे है, वर्टिकल कहां पे है, कमेंट में लिख के दिखाना। ओ एक्सिस क्या है और ओ वाई एक्सिस क्या है, ठीक है। इधर हमने लिखा राइस की प्रोडक्शन कर रहे हैं, इधर हमने लिखा वीट, ठीक है। हमने राइस की प्रोडक्शन हमने मान लीजिए 10 डायग्राम बना रहा हूं, 20 30 40। तो हम प्रोडक्शन अगर मान ये है कि रिसोर्सेज हमारे उतने ही रहने हैं, रिसोर्सेज में कोई चेंज नहीं होना, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होना, ठीक है जी, वो सेम ही रहने। एक व्यक्ति प्रोड्यूसर है, वो राइस की भी प्रोडक्शन करता है, वो वीट की भी प्रोडक्शन करता है, ठीक है जी। उसके पास उतने ही लेबर है, उतनी ही कैपिटल है, वही टेक्नोलॉजी है। तो वो जब 50 टन वीट की प्रोडक्शन करता है तो 10 टन राइस की प्रोडक्शन करता है। अब उसने सोचा कि नहीं भाई, मैं राइस की डिमांड बढ़ रही है, राइस लोग बहुत मांग रहे हैं, मेरे पास जो लैंड है इस पे एक स्टार लगा लो, एक अजम्पशन मैं आपको समझाऊंगा लैंड की, ठीक है। मेरे पास जो लैंड है मैं उस पर वीट की कम कर देता हूं, मैं राइस की बढ़ा देता हूं कि मैं 20 टन राइस प्रोड्यूस करूंगा, ठीक है। फिर और कम कर लेता है, उसको राइस में और प्रॉफिट दिखता है तो 10 से कम कर लेता है वीट की, राइस की और बढ़ा देता है। फिर और देखता है तो 20 की वीट की कर लेता है, 40 की राइस की कर लेता है, फिर और कर लेता है वीट की 10, राइस की 50। तो क्या है ये सब, क्या कम ज्यादा कर रहे हैं, यानी कि आपको अगर इसकी प्रोडक्शन आप कम करोगे तभी आप इधर जाके और अत्यधिक प्रोड्यूस कर पाओगे। यहां से आप यहां तभी जा पाओगे अगर आप यहां से यहां आओगे। इसी प्रकार आप और इधर जाना चाहते हो, राइस की और प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो, आपके पास लेबर उतनी है, रिसोर्सेज उतने हैं, टेक्नोलॉजी सेम है, तो आपको एक की प्रोडक्शन कम करनी ही पड़ेगी। इसी प्रकार और आगे बढ़ना है तो इधर कम, ठीक है जी। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये कर्व आ गई, ठीक है जी, ए बी सी डी ई, ठीक है जी। तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। इस कर्व में क्या दिख रहा है कि जब ए पे आपकी वीट की प्रोडक्शन है 50 और राइस की है 10, बी पे वीट की है 40, राइस की है 20, ये बढ़ गई, ये कम हो गई। सी पे वीट की है 30, राइस की है भी 30, बढ़ गई, 10 से कम होगी। डी पे वीट की है 20, राइस की 40, ई पे है वीट की 10, राइस की 50। तो समझाना क्या चाहते हैं, अर्थव्यवस्था में आपके पास संसाधन जब सीमित होते हैं तो उन सीमित संसाधनों से आपको उनका एफिशिएंटली और फुली यूज करना है, और एक की प्रोडक्शन कम होगी एक प्रोडक्ट की तो और दूसरे की बढ़ेगी। तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये कॉन्केव होती है, इसको भी समझाएंगे, ठीक है जी। तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमने आपको समझा दी। अब इसमें एक कंट्रोवर्शियल अजम्पशन है। पहले दो अजम्पशंस ली गई हैं कि भाई जो मेरे पास रिसोर्सेज है ना, संसाधन है, मशीनरी है, लैंड, लेबर को जो भी, उसका मैं उपयोग पूर्ण रूप से कि सारी यूज हो रही है और एफिशिएंटली यूज हो रही है। अब एफिशिएंटली का मतलब क्या है, एफिशिएंटली मैंने कहा कि मेरे 10 बंदे काम करेंगे तो 1000 पीसेस की प्रोडक्शन दे देंगे
अगर वे 70% एफिशिएंसी पे काम करते हैं। ठीक है जी, तो आपके लिए चलो 100 करता हूं, सिंपल 100%। अगर सही एफिशिएंसी, जितने टाइम 8 घंटे में काम करना और 8 घंटे में प्रॉपरली काम करेंगे तो 1000 पीस की एफिशिएंसी पे 1000 पीस दे देंगे, 100% की एफिशिएंसी पे 1000 पीस दे देंगे। पर अगर वो प्रोडक्शन कम हो जाएगी, अगर उनकी एफिशिएंसी कम हो जाए, मान लीजिए 50%, कि वो खेलने कूदने बातें करने में, ठीक है जी, मशीन खराब हो गई, कभी कभी वो कह रहे हैं कि जी भूख लग गई, बुखार हो गया, मेरे को उसने सामान नहीं दिया, ऐसे बहाने लगेंगे, तो मान लीजिए एफिशिएंसी हो जाएगी डाउन, तो मेरी प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी 500। तो हम इसमें ये अजम्पशन ले रहे हैं कि ये फैक्टर नहीं आएगा एफिशिएंटली। जिस एफिशिएंसी पे ये वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी एफिशिएंसी पे राइस भी प्रोड्यूस होगा, एफिशिएंसी में ड्रॉप डाउन नहीं होगा, कि एफिशिएंसी नहीं गिरेगी। इसी प्रकार से दूसरी अजम्पशन है टेक्निक, कि जो टेक्निक वीट की प्रोडक्शन के लिए यूज हो रही है वही टेक्निक राइस की प्रोडक्शन के लिए भी चाहिए, और दोनों की टेक्निक सेम है, तभी ये इस प्रकार से कर्व होगी। क्योंकि आपको डिसीजन लेना है कि भाई मैं वीट की प्रोडक्शन कर रहा हूं, तो जो टेक्निक मेरे पास वीट के प्रोडक्शन के लिए है वही टेक्निक राइस की प्रोडक्शन के लिए भी लगेगी। तो ये एक्सिस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इस प्रकार से बनती है। ये दो अजम्पशंस हैं। अब तीसरी कंट्रोवर्शियल अजम्पशन क्या है कि भाई लैंड है, आपको पता है एक लैंड है, उस पे अगर राइस की आपको करनी है प्रोडक्शन तो वो पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर वो पानी की आवश्यकता को सही तरीके से आपको मिल रही है, ज़रूरत पूर्ण हो रही है, तो प्रोडक्शन आएगी अच्छी। आप वीट के लिए यूज़ कर रहे थे, वो वीट के लिए लैंड मान लीजिए ठीक है, पर वहाँ पे पानी नहीं है, पानी ना आने का क्या उतनी प्रोडक्शन राइस की हो जाएगी जितनी होनी चाहिए उस लैंड पे? नहीं होगी, क्योंकि पानी नहीं है। तो ये अजम्पशन को अभी नहीं यहाँ पे कंसिडर किया गया है, ये कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। ठीक है जी, तो प्रोडक्शन की क्या पॉसिबिलिटी है वो किस और जाएगी उसको समझाया गया है। अब अगले पॉइंट में आते हैं 6b कि शिफ्टिंग ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ठीक है जी, अब इस पॉइंट को समझते हैं। है इस पॉइंट में भी यही चीज बच्चों, बड़ा ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपके दिनचर्या में जो कुछ आपके आसपास हो रहा है ना, वो इन्हीं कर्व्स में से, इन्हीं तरह की शिक्षा में से निकल के डिसीजंस लिए जा रहे हैं। ठीक है जी, अब हम समझते हैं शिफ्टिंग या रोटेशन ऑफ पीपीसी या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, ठीक है जी। अब मेरे पास रिसोर्सेज हैं। क्या है? रिसोर्सेज। मैं कहता हूं मेरे पास रिसोर्सेज बढ़ गए। ठीक है, पहले कैसे थे? पहले मैं प्रोडक्शन वीट की और राइस की इतनी ए और बी कर रहा था। ठीक है, मेरे पास जितने रिसोर्सेज थे मैं उनके हिसाब से वीट की ए तक, ठीक है, ए की बजाय मैं यहां पे ये कर लेता हूं 50-30, ठीक है, कर रहा था। अब मेरे पास रिसोर्सेज बढ़ गए, मेरे पास संसाधन बढ़ गए। तो संसाधन बढ़ने के कारण मेरे क्या हुआ, मैंने दोनों में इंक्रीज कर लिया। ये 40 चला गया, ये 60 चला गया, ये इंक्रीज हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं रिसोर्सेज के इंक्रीज होने के कारण पॉसिबिलिटी कर्व बढ़ी। मैंने कैसे रिसोर्सेज बढ़ गए? अब मैंने लेबर टेक्निक अपनाई थी हाउ टू प्रोड्यूस में, तो मेरे पास अब लेबर आ गई और ज़्यादा आ गई। तो लेबर आने के कारण मेरे पास लैंड भी आ गई। ठीक है जी, तो मैंने उस लेबर को नई लैंड पे लगाया। तो जहां मैं वीट की प्रोडक्शन 50 कर रहा था मैं 60 पे चला गया, और जो लैंड आई उसमें से मैंने विभाजन कर दिया कि मैं राइस की प्रोडक्शन भी बढ़ा ली मैंने। तो ये एक
एक रिसोर्सेज बढ़ने के कारण मैंने ये प्रोडक्शन कर्व हो गई। अब अगर मेरे रिसोर्सेज कम हो जाएं, कि कई बार क्या होता है आपकी मशीनरी पुरानी हो जाती है, लेबर छोड़ के चली जाती है, जमीन उपजाऊ नहीं रहती है, देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच आर देयर, ठीक है जी। तो ये आपके वीट की, ठीक है, और राइस की प्रोडक्शन थी, ठीक है। अब लेबर छोड़ के चली गई, या लैंड मेरी उपजाऊ नहीं रही, उस लैंड पे ना वीट हो रही है ना राइस की प्रोडक्शन हो रही है, तो यहां पे कम होगी, राइस रहेगी 20 की और ये 40 की, ठीक है जी, कम होगी। तो यहां पे रिसोर्सेज के कम होने के कारण प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डाउन हो गई, ठीक है जी। तो ये एक रिसोर्सेज के कम होने या ज्यादा होने पे भी क्या होता है वो, ये आपको समझाया क्यों जा रहा है बच्चों, समझो कि आपको ये हमेशा याद रखना है, समझना है कि आप जब निर्णय ले रहे हैं कि प्रोडक्शन कितनी होगी, वो डिपेंड करता है रिसोर्सेज पे। अगर आपके संसाधन बढ़ेंगे तो आपकी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। तो आप डिसाइड करेंगे संसाधनों का उपयोग किस प्रकार करना है, किस क्षेत्र में, किस गुड्स में या सर्विसेज में आपको प्रोडक्शन को बढ़ाना है। और अगर आपके संसाधन कम होंगे, कि मान लीजिए आगे कोई त्योहार आ रहा है या आगे कोई ऐसा मौसम आ रहा है कि अब प्रोडक्शन कम हो जाए, रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, तो वो कम हो जाएगी प्रोडक्शन आपकी। तो ये डिसीजन आपको, ये आप में क्षमता सोचने की पैदा की जा रही है, इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया गया है। अब आगे आते हैं। अब दूसरा फैक्टर होता है जी टेक्नोलॉजी, कि मेरे पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है जी। अब चाइना के पास क्या है, सबसे बढ़िया क्या है, उसके पास टेक्नोलॉजी है। वो जो चीज भारत में 50 रुपए की बन रही है वो 5 की बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, मैक्सिमम। हम अगर 1000 पीस बना के 50 रुपए की कॉस्ट निकाल रहे हैं, वो 1 लाख पीस बना के 5 रुपए की बनाते हैं। तो एक बार मैंने, जब मैं पढ़ता था, एक सुना था एग्जाम्पल कि वहां पे एक दिन की स्ट्राइक हुई, तो वहां के लेबर ने एक शू फैक्ट्री में ये स्ट्राइक हुई थी, तो एक साइड का ही पैर बनाया, तो वहां पे प्रोडक्शन एक साइड की ज्यादा हो गई। तो मैनेजमेंट ने उनकी बातें मानी, तो दूसरे दिन दूसरे पैर की प्रोडक्शन करवा के बैलेंस करा। तो वहां पे प्रोडक्शन बहुत होती है। अब आते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब जो मेरी इच्छा है कि कौन से हर बच्चे के पास बढ़िया से बढ़िया कार हो, अच्छी सुविधाएं हो, ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स के पास। तो मान लीजिए कि ये टाटा कंपनी है, ठीक है, वो 2 चीज़ों की प्रोडक्शन करती है, जैगुआर, क्या बात है सर, और लैंड रोवर, क्या बात है सर, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी आ गई उनके पास। पहले वो आम तौर पे कितनी प्रोडक्शन कर रहे थे, ठीक है, कि वो साल में 1 लाख यानी 10 लाख 1 मिलियन करते हैं, 1 मिलियन जैगुआर प्रोड्यूस कर रही थी, और 2 मिलियन लैंड रोवर, ठीक है जी, ये प्रोड्यूस कर रही थी। अब टेक्नोलॉजी उनमें बढ़ गई, टेक्नोलॉजी का विस्तार हो गया, तो उनमें जो लैंड रोवर में टेक्नोलॉजी थी उसमें उन्होंने समय बचा लिया कि एक लैंड रोवर को बनाने के लिए अगर उनको 15 दिन लगते थे, कि उसकी फिटिंग से लेके, उसकी असेंबलिंग से लेके, उसकी सारी फिनिशिंग से लेके, कि बाहर डीलर को सप्लाई करने के लिए 15 दिन लगते थे, वो टेक्नोलॉजी उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट करी, हाउ टू प्रोड्यूस में उन्होंने चेंजेस करे कि हम अब इस मशीनरी से करेंगे, तो उन्होंने वो दिन कम करके 5 कर लिए, ठीक है। तो उसके कारण, टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण उनकी प्रोडक्शन 3 मिलियन हो गई। 3 मिलियन कमेंट में लिख के बताना कितने होते हैं, ठीक है। तो ये इंक्रीज हुआ टेक्नोलॉजी के कारण एक गुड्स की आउटपुट में, ठीक है। इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी के कारण चेंज हुआ, ठीक है। अब अगर इसी प्रकार से एक और देखते हैं कि उन्होंने एक और कर्व है, ठीक है जी, 1 मिलियन 2 मिलियन, एग्जाम्पल सेम है, जैगुआर, लैंड रोवर, ठीक है जी, ठीक है। अब वो उन्होंने क्या करा, अब वो कहते हैं नहीं अरे भाई
लैंड रोवर में नहीं, जैगुआर में चेंज करते हैं, क्योंकि जैगुआर की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है जी, और हमने कैपिटल और लगा दी है, हमने पैसा और लगा दिया है, तो अब जैगुआर में हम टेक्नोलॉजी नहीं ले आए हैं, तो अपडेटेड हो गई है, तो अब जैगुआर की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, ठीक है, जैगुआर की 2 मिलियन हो गई, तो ये इस प्रकार से ये सेम रहेगी, फिर ये बढ़ जाएगी, इसे कहा जाता है टेक्नोलॉजी के कारण अपग्रेडेशन, ठीक है जी। अब तीसरा डायग्राम भी है, क्या है कि टेक्नोलॉजी के कारण चेंज हुआ, ठीक है जी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, ठीक है जी, पहले इतनी प्रोडक्शन हो रही थी 1 और 2 मिलियन, ठीक है, जैगुआर की, लैंड रोवर की, अब उन्होंने दोनों की बढ़ा दी, ठीक है जी, उन्होंने इसकी 3 मिलियन कर दी और इसकी 2 मिलियन कर दी, तो ये रिसोर्सिस के इंक्रीज होने के कारण ये कुछ हो जाए, या तो आप क्या करोगे एक प्रोडक्ट में चेंज करोगे, ठीक है, वो कौन सा है वो आपको निर्धारित करना होगा कि एक प्रोडक्ट में या दोनों में इंक्रीज हो जाएंगे, टेक्नोलॉजी के कारण जो चेंजेस होंगे, तो ये टेक्नोलॉजी कर्व से आपको समझ आ रहा है, ठीक है जी। सारा डिपेंड करता है कि आपकी कैपिटल कैसी है, आपके पास रिसोर्सेज किस प्रकार के हैं, तो क्या आप किस किस की प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए मैन्युफैक्चरर, एज ए सप्लायर, आपको ये सोचना पड़ेगा, ठीक है जी। तो यहां तक ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम कुछ 2 असम्पशंस हैं, प्रॉपर्टीज हैं 2 प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, वो समझेंगे, वो बहुत ही बेसिक है, सारी बातें रिसोर्सेज पे ही घूम फिर के आती हैं कि रिसोर्सेज कैसे हैं हमारे। तो देखिए आपने ये देखा है, ये आपकी एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ठीक है, 50, 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है जी। ये इतनी प्रोडक्शन, ये इधर, डायग्राम बड़ा एक सर अच्छा बनाते हो धर्म से, सच में, ठीक है। ये हो गई कि यहाँ पे हमने लिखा था वीट, यहाँ अरे सर यहाँ पे आपने राइस लिखा था सर, जरा ध्यान से बच्चों, आप भी जाग रहे हो ना, मैं तो यही देख रहा होता हूँ, ठीक है, वीट। अब इसकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या ये रही, ठीक है, ये कॉनकेव है, कॉनकेव यहाँ पे लिख दो सर, कॉनकेव हमें याद रहे कि कॉनकेव, इसका मुंह इधर को है 0 की तरफ, तो कॉनकेव, कन्वेक्स उल्टा होता है, ठीक है। ये ड्रॉप, ये सर इधर क्यों आ रही है, अरे बच्चों मैंने समझाया था ना क्यों ये इधर को आ रही है, ये इसलिए आ रही है कि इसकी प्रोडक्शन अगर कम करोगे तभी इधर बढ़ पाओगे, जितना इधर नीचे आओगे तभी इधर बढ़ोगे, तो इसकी स्लोप इधर डाउन आती है और ये लेफ्ट से राइट को जाती है, ठीक है जी। तो क्यों सर ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पहले में मैंने समझाया था, यहाँ पे रिसोर्सेज और टेक्निक सेम रहती है, एफिशिएंट और फुल यूज किया जाता है, ठीक है जी। क्योंकि आपको ये भी समझना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि आप इसकी प्रोडक्शन कम करके 50 से 40 कर रहे हैं, 10 की कम करी है और यहां से 10 की बढ़ाई है, इंक्रीज करी है, तो आपको उसकी प्रोडक्शन छोड़ने पर क्या खर्चा पड़ रहा है, उसमें आपने कितना पैसा छोड़ दिया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि 10 टन वीट बना के और आप कितना पैसा कमा सकते थे, जो वो छोड़ा तो इधर से कितना कमाया है, मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक 20 टन राइस 10 टन बना रहा था, 20 बना रहा हूं, 10 टन और बना रहा हूं, वहां से 10 टन कम कर दिया मैंने। कम करने पे अगर मेरा मान लीजिए 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कम हो रहा है, तो इधर क्या 1 लाख से ज्यादा कमा रहा हूं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है मेरी 1 लाख रुपए। तो ये तो था हमारा सॉल्यूशन और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को मैंने आज आपको समझाया। अगले लेक्चर में इस चैप्टर का हम एंड कर देंगे और लास्ट कॉन्सेप्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को पूरे डिटेल से हम समझाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट जरूर करते रहें। जय हिंद, जय धन्यवाद।